मैं थोड़ा डर रहा हूँ और डर नहीं भी रहा हूँ क्योंकि फ़रहत साहब साथ में हैं और फ़रहत साहब का साथ होना शायरी का साथ होना है ना। तो हम आज जिस मौजू पर बात करने यहाँ आए हैं, आप सब जानते हैं पोइट्री एप्रिसिएशन या शायरी को हम कैसे समझें, क्योंकि एप्रिसिएशन के लिए ज़रूरी है कि हम समझ भी सकें कि शेर या जो मतन है वो है क्या चीज़ दरअसल। तो बात हमको लगता है यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि समझ से हमारी क्या मुराद है। जब हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, तो वो समझ दरअसल है क्या चीज़ या कॉमन चीज़ है भी कि नहीं। आप हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, एक बस छोटी सी बात मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, आप सब में शेर कहने वाले कितने लोग हैं? कोई एक बार ज़रा सा मुझे अंदाज़ा हो जाए, शेर कहने वाले लोग आप सब शेर कहते हैं। ज़्यादा तादाद मुझे लग रही उनकी है जो शेर कहते नहीं, पढ़ते हैं। आप सब शेर के शौकीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है। जब हम फ़हम की बात करते हैं, जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को कि हमारी समझ किसी चीज़ को लेकर के डेवलप हो, तो ये बहुत अनकॉमन सी चीज़ है। हर शख्स किसी एक टेक्स्ट को बिल्कुल अलग अलग तरह से खोलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी अजनबी इलाके में चले जाएं जैसे, और आपको एक घर का पता करना है, तो आप किसी से पूछते हैं कि साहब वो शख्स कहाँ रहता है, वो इशारा करेगा आपकी कि वो बाएं गली से ज़रा सा मुड़ जाइएगा तो आप वहाँ पर वो आदमी मिल सकता है। अब बुनियादी बात क्या है, ये शायरी या किसी भी सिन्फ में जब आप दाखिल होते हैं तो एक बात तो ये अहम होती है कि आप जहाँ जा रहे हैं उसकी एक थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए कि हम किस इलाके में हम गुजर रहे हैं, कहाँ से जाना है। जैसे वियतनाम का कोई शख्स मान लीजिए दिल्ली आ जाए अचानक, वो यहाँ की ज़बान से वाकिफ़ नहीं होगा, पटेल नगर कैसे ढूंढेगा वो ज़बान, अल्फाज, ये जो चीज़ें हैं, अल्फाज उसका पैकर जो है किसी चीज़ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी आप उससे शनासाई आपकी होगी, लफ्ज़ जितने आपकी गिरफ्त में होंगे, आप उतना ज़्यादा किसी चीज़ के करीब जा सकते हैं। क्योंकि इशारा समझने के लिए भी आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इशारा किस तरफ किया जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, वो बुनियादी चीज़ क्या है किसी शेर किसी मतन में, कि जिससे हम एक नुक्ता रुखसत, जिसे हम समझ सकते हैं कि ये प्रस्थान बिंदु है हमारा, हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और किसी चीज़ को समझने की कोशिश आगे की जा सकती है। अब एक बात जो मेरी समझ में आती है, जो मैं सोचता हूँ, वो ये है कि हम शेर की तरफ आते कैसे हैं या शायरी की तरफ आते कैसे हैं, क्योंकि समझना उसके बाद का मरहला है। पहले तो हम किसी चीज़ की तरफ आएँगे। तो आप सब शायद इस बात से इत्तेफ़ाक रखें कि एक ज़ौक़ होता है हर आदमी का, एक जमालियाती ज़ौक़, एक सौंदर्य बोध होता है जो किसी चीज़ की तरफ खींचता है। मुझे लगता है कि कोई चीज़, कोई टेक्स्ट आपको अच्छी लग रही है, कोई हुस्न आपको अच्छा लग रहा है, कोई मकान है उसकी बनावट आपको अच्छी लग रही है और आप देखते हैं और आप मुतासिर होते हैं कि नहीं ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। ये तो एक बहुत बुनियादी अमल है, इंसान का फितरी अमल है कि नहीं, किसी चीज़ को उसने देखा और पसंद किया। बात पेचीदा वहाँ होना शुरू होती है जब आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी क्यों लग रही है? ये जो चीज़ मुझे पसंद आई है, ये पसंद क्यों आई है? कुछ लोग उसके पहले ही रुक जाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं होता है कि साहब बस अच्छा लगा, खुश हैं, चल रहा है काम उनका, कोई मसला नहीं, कोई शेर पसंद आया, कोई म्यूज़िक अच्छी लगी, उनका काम उससे चलता है। लेकिन जो लोग उससे कदम आगे बढ़ते हैं, जिनको ये लगता है कि जब हमने कोई शेर पढ़ा है, कोई नज़्म पढ़ी है, कोई घर देखा है, किसी हुस्न को देखा है, तो उसकी तारीफ़ कैसे करें? हम सामने वाले तक कैसे ये बात पहुँचाएँ कि यार हमने जो देखा है वो खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, किस दर्जा किस हद तक खूबसूरत है। तो यहाँ एक तनकीदी हिस्स जो है वो इंसान की काम करती है। एक आलोचनात्मक नज़र जो है, समालोचनात्मक नज़र जो है वो काम करती है। अब मामला ये बनता है कि ये कैसे पैदा हो, और अगर ये पैदा होती है तो जो हमने पसंद किया था उस पर ये असरअंदाज कैसे होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ पसंद की, ये फूल हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका रंग हमने दूर से देखा, सारी चीज़ें हैं, मुझे पसंद आया कि बहुत अच्छा फूल है। लेकिन जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये फूल मुझे अच्छा लगा था तो क्यों अच्छा लगा था, इसका खिलना, इसका रंग, अलग तरह से जो इसकी खुशबू या कोई भी चीज़,
तो हो सकता है कि जो पहली चीज़ जो हमने तय की थी, अच्छा लगा था हमें जो चीज़, वो रद्द हो जाए। हो सकता है कि अरे! हमको ये खामख़ा ये चीज़ पसंद आई थी लेकिन ये वैसी है नहीं। अ, हम जब बहुत गहराई तक उसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ये भी होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि जिस चीज़ को हम रद्द कर चुके होते हैं अपने ज़ौक़ के आधार पर, कि साहब ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम उसकी तशरीह में जाते हैं, जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी परतें उधेड़ते हैं, तो हमें धीरे-धीरे पता चलता है कि नहीं, ये तो आसान चीज़ नहीं थी, ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक बात तो ये हुई। शेर फ़हमी के इस मरहले में या मतन की जब हम आगे बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को, तो एक बात और है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मुझे लगता है फ़ारूक़ी साहब ने इसका ज़िक्र किया है कहीं कि हम ख़राब शेर का भी लुत्फ़ लेना शुरू करते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको अगर आप इस तरह से सोच के देखें कि अमूमन तो हम किसी भी ख़राब टेक्स्ट को रद्द कर देते हैं सीधा कि नहीं साहब ये ख़राब है। लेकिन ख़राब शेर का भी लुत्फ़ लेना हम शुरू कर देते हैं। समझ में आता है कि ये ख़राब क्यों था? क्योंकि हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे जो कहेंगे, उसमें उसका इनपुट आएगा धीरे-धीरे कि हम उससे किस तरह से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और आगे हम बेहतरी की तरफ किसी फ़न पारे की क़द्र किस तरह से हम तय करेंगे, वो बात आगे-आगे धीरे-धीरे बढ़ सकती है। तो मैंने जब सवाल आपसे ये किया था, आप में से कितने लोग शेर कहते हैं, हालाँकि उनकी भी तादाद है ठीक-ठाक। हम शायरी, ग़ज़ल की शायरी, नज़्म की शायरी, उसके क्राफ़्ट को लेकर भी धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी बातें करते रहेंगे आगे। और जो तमाम उसकी किस्में हैं, जो तमाम असनाफ़ हैं, उनको लेकर के उनकी परतों को किस तरह से खोला जाए, शेर में बुनियादी जो लफ्ज़ होते हैं कि किस लफ्ज़ पर स्ट्रेस है तो उससे क्या मानी बदल सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात आगे करेंगे। मैं चाहता हूँ फ़रत साहब थोड़ा-सा इसमें बात को बढ़ाएँ। आपने बहुत बुनियादी बातें शुरू में रखी हैं। एक तो जो अच्छे शेर और बुरे शेर का फ़र्क है वो तो बहुत देर में आता है। पहले वही बात है कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, फिर अच्छा लगना जो है बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। दुनिया का कोई बाहरी पैमाना आपको ये नहीं बता सकता कि ये चीज़ कितनी अच्छी है या नहीं है। तो हर शख्स जो आँखें रखता है, वो देखता है, उसका उस चीज़ से, आँखों से जो राब्ता पैदा होता है वो अलग होता है। कोई दूसरी आँख उसी चीज़ को उसी तरह नहीं देख सकती जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो अब ये तो बहुत सब्जेक्टिव मामला है, अंदरूनी मामला है कि आपको वो चीज़ क्यों अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है पहली बात, दूसरी बात क्यों अच्छी लग रही है ये बहुत दूर की बात है। इसलिए कि ज़्यादातर हमारा मामला जो होता है चीज़ों से, वो सिर्फ आँखों से और उस चीज़ तक होता है। और ज़्यादातर लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते कि वो अच्छा है तो क्यों अच्छा है, कितना अच्छा है, और दूसरी चीज़ों से कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है। तो ये बात काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ संस्कृत में भी जो काव्य शास्त्र है और फारसी में और अरबी में, तो जैसे हिंदी में संस्कृत में साहित्य कारी कहा गया है, बाज़ौक़ कारी कहा गया है, लेकिन पढ़ने वाला जो शायरी का है वो, उसके यहाँ एक चीज़ होती है ज़ौक़, जो एक नेचुरल एप्रिसिएशन फॉर पोइट्री। तो वो चीज़ भी आदमी के खून में होती है। आप बाहर से इंजेक्ट नहीं कर सकते किसी आदमी में कि वो वो इंजेक्शन देते ही उसको अच्छा लगने लगे शेर। तो इसमें तो बिल्कुल शायरी का मामला सारा जितना भी है, एस्थेटिक्स का मामला, उसमें कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव जजमेंट नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो ये सारी जो क्रिटिसिज्म लिखी गई है दुनिया में, और जो थ्योरीज बनाई गई हैं शायरी के बारे में, अदब के बारे में, वो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है। आप उनसे सिर्फ एक अता पता थोड़ा सा आसपास तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी हुस्न से देख के मुतासिर होना ये आपके अंदर है। वो कोई बता नहीं सकता आपको कि इससे मुतासिर होना है या ये अच्छी चीज़ है। ये तो एक, अभी हम बाद में ज़रा से कुछ शेरों के हवाले से बात करेंगे।
असली बात यह है कि हमारे जो शायर दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए कि दो तरह के लोग होते हैं शायरी, या तो प्रोड्यूसर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं। ज़्यादातर लोग कंज्यूमर्स होते हैं शायरी के, कि उनको अच्छा लगता है शेर सुनना, या किसी मौके पे शेर इस्तेमाल करना होता है उनको, कोई बर्थडे है, कोई रुखसती है कुछ, तो अब एक शेर लगा दिया, कोई स्पीच करनी है कहीं, तो वो एक तरह का कंज्यूमरिज्म है जो शायरी से का इस्तेमाल होता है। जो लोग शेर बना मतलब कह रहे हैं, शायर हैं जो, दे आर प्रोड्यूसर्स, तो उनके मसाइल अलग होते हैं। और कंज्यूमर्स के मामले में कोई भी शेर उनको कभी भी अच्छा लग सकता है, या काम का हो सकता है उनके, उसका अच्छा होना या बुरा होना शर्त नहीं है। और काम के शेर ज़्यादातर वही होते हैं जो बुरे होते हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ऐसे मतलब हिस्टोरियंस हैं, मीर तकी मीर 1818वीं सदी में अब इतने इनकलाबात देखें, अब्दाली का हमला हुआ, नादिर शाह का हमला हुआ, तबाही हुई, तो अब वो जो हिस्टोरियन लिखेगा तो उसमें मीर तकी मीर का वही शेर इस्तेमाल करेगा जिसमें शायरी सबसे कम होगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर होगा सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि साहब उस ज़माने में एक मीर शायर था, उसने ये बात कही थी। तो ये यूज़ है शायरी का, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए शेर का अच्छा होना भी ज़रूरी हो। तो ये कंज्यूमरिज्म है जो आज हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा है, कि इस वक्त हम सिर्फ सुन रहे हैं चीज़ों को, पढ़ नहीं रहे। और ये एक बहुत बड़ा अज़ाब है हमारे आज के ज़माने का। हालांकि ओरेलिटी पहले भी थी, जब छपाई नहीं शुरू हुई थी, पब्लिशिंग नहीं हो रही थी, उस वक़्त तो सुनाए जाते थे शेर महफिलों में, ख़ास तरह के मुशायरे होते थे जिनमें शेर पढ़े जाते थे और लोग, लेकिन उसमें एक डेडिकेटेड कम्युनिटी होती थी कि अब एक शहर में अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें 10,000 लोग जो हैं वो प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोइट्री इसमें लगे हुए हैं। 10,000 में फ़िल्टर करते करते 500 लोग ऐसे होंगे बहुत अच्छी शायरी को पसंद करने वाले होंगे। मुशायरे में सबको एंट्री नहीं होती थी, वही लोग होते थे जो अच्छा ज़बान का इल्म रखते हैं और शायरी के सारी जो किस तरह से बनते हैं शेर, कहे जाते हैं, उससे वाकिफ़ होते, तो वो सुने जाते थे शेर। तो फिर प्रिंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, पढ़े जाने लगे। लेकिन असल चीज़ जो है वो आँख और किताब का रिश्ता, जो छपा हुआ लिखा हुआ शेर जो है वो जिस तरह से अपने आपको हवाले करता है आपके, वो सुना हुआ शेर नहीं करता। इसलिए सुना हुआ शेर तो आपने सुना और उड़ गया, उसमें थोड़ा सा हिस्सा उसका आपके पास आ जाता है। गज़ल के बारे में एक 2-3 कुछ बातें मुझे कहनी है कि वो एक उसकी यूनिकनेस जो है, देखिए दुनिया में बहुत बड़ी शायरी हुई है, और यूनान में, और फिर हमारे यहाँ संस्कृत में, और दूसरे ट्रेडिशंस हैं पोइट्री की, फिर अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी में, यूरोप में जितना भी है, वो नज़्म की शायरी। नज़्म के मतलब ये है कि एक चीज़ को आप कॉन्टिन्यूटी में आप कंसीव कर रहे हैं, और एक नज़्म आपने रख दी कि इसमें एक जगह से शुरू होते हैं, दूसरी जगह ख़त्म होते हैं, एक टेक्स्ट होता है, नैरेटिव होता है। इसके मुकाबले में गज़ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो बड़ी गज़ल होगी, बड़ी बैठ की 20-25 लफ्ज़ होंगे उसमें, 30 रख लीजिए, 30 लफ्ज़ हैं, 2 मिसरे हैं, तो उन 30 लफ्ज़ों में आपको सारा जो दुनिया का तजुर्बा है आपका, उसे बंद करना होता है 30 लफ्ज़ों में। तो वहाँ पर प्रेशर्स बहुत होते हैं कि हर लफ्ज़ जो है वो बामानी होता है, और हर लफ्ज़ अपना अगर काम नहीं करता है तो फिर वो शेर में उसका कोई रोल नहीं होगा, वो बिल्कुल गैर ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल आता है शेर कहने वाले के लिए कि वो किस तरह से
मैं कहता हूँ गज़ल की शायरी करने वाला वो तफसील कुशी का काम करता है, मतलब ये चॉपिंग ऑफ ऑल अननेसेसरी डिटेल्स को निकालने का काम। तो शायर जैसे जैसे गज़ल का वो उसकी ट्रेनिंग बढ़ती जाती है, वो धीरे धीरे जो भी देखता है, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके, जो उसका तजुर्बा होता है ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में, उसमें वो जितनी स्ट्रक्चरल डिटेल्स होती हैं उसको निकालता चला जाता है, कोर पे आता है। तो हमें एक बहुत बड़ा काम गज़ल के शेर में ही करना होता है कि जो पूरी एक एमॉर्फस चीज़ होती है, तजुर्बा, आप बेशक्ल एक चीज़ आपके जहन में आती है, उसे आपको शक्ल देनी होती है। अब उस शक्ल देने में कहाँ पे एक सेंटर कहाँ कायम हो रहा है, उस सेंटर के अराउंड आपको लफ्ज़ लाने होते हैं। तो मैं जिस तरह से और भी लोग शेयर कर सकते हैं इस बात को, जो शेर कहते हैं गज़ल के, कि एक शुरुआत होती है, कोई आपके यहाँ कोई एक झमाका हो जहन में, कोई चीज़ आपके ऊपर रिवील हो, या कोई एक अजीब सा इल्म आपको किसी चीज़ को देख के या किसी चीज़ से गुज़रते हुए, तो एक लफ्ज़ हाथ आता है, वो लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से जुड़ के एक फ्रेज़ बनता है, फ़िक्रा बनता है। अब उस फ़िक्रे से फिर दूसरे लफ्ज़ जुड़ते जुड़ते बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर ज़ाहिर होती चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर एक अनचार्टेड लैंड है जिसमें आपको सफ़र करना होता है, कुछ नहीं मालूम होता है कि आप में हो क्या रहा है, ये लफ्ज़ आपको कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसमें बहुत से हमारे नौजवान दोस्त परेशान होते हैं कि एक बिल्कुल चंद लफ्ज़ हैं, कुछ गैर महसूस तरीके से कुछ चीज़ एक महसूस हो रही है कि हमें कुछ कहना है लेकिन हम लफ्ज़ नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे कहें उसको। तो वो एक ऐसी क्याटिक सिचुएशन होती है। अब उसमें एक सारा खेल जो होता है कि उस क्यास में अंदर उतर के उसको एक ऑर्गेनाइज, एक प्रिंसिपल पर, एक कोर प्रिंसिपल पर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए उस पूरे उस क्यास को जो आपके अंदर तजुर्बे का या ऑब्जर्वेशन का है। तो ये धीरे धीरे आता है। अब मसला ये होता है कि 1000 साल की हमारी जो पूरी फ़ारसी से अरबी में शुरू हुई गज़ल वहाँ पे ख़त्म हो गई, बहुत दिनों तक नहीं चली, फ़ारसी में आई। फ़ारसी में 1000 साल की पूरी जो हिस्ट्री है गज़ल की, और उसके बाद उर्दू में आई, फिर अब बहुत से ज़माने में आ रही। लेकिन जो कोर है गज़ल का, वो दूसरी जो ज़मानों की शायरी है उसके मुकाबले में मैं उसे ये कहता हूँ कि इट इज़ द पोइट्री ऑफ एलिमेंटल मैन। सारी गज़ल, मतलब आप रुदकी जो पहला शायर था फ़ारसी का, और वहाँ से खुसरो तक, और खुसरो से लेके मीर तकी मीर से लेके अभिषेक शुक्ला तक आप आ जाइए। एलिमेंटल मैन क्या है कि वो आदमी जो कॉन्सेप्ट का बना हुआ नहीं है, जिंदा आदमी है। जैसे एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफर्स ने कहा है, द मैन हु एग्जिस्ट्स इज ट्राइंग टू एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस दो तरह के, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग हेयर इन दिस वर्ल्ड, तो वो कॉन्सेप्ट का हमारी गज़ल की शायरी में कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। जिंदा आदमी जो खून का और सांसों का, धड़कनों का, तकलीफ़ों का और खुशियों का, इनसे बना हुआ जो आदमी है, वो हमारा गज़ल का कोर बुनियाद है उसकी। तो कोई भी शेर उठा के देख लीजिए, वहाँ पर इस ज़िंदगी में मौत और ज़िंदगी, और जीना और मरना, तबाही और बर्बादी, वीराना और शहर, और इश्क और जुनून, तो जितनी कैफियत में आदमी रहता है इस दुनिया में, वो हमारी जो वो हैं सामान है तामीर का, वो आलात तामीर हैं, उनसे हम गज़ल का शेर बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो दूसरी शायरी से, दुनिया की दूसरी ज़मानों की शायरी से गज़ल की शायरी को अलग करता है। दूसरी बात यह है कि हम गज़ल गाते हैं, हम हर लफ्ज़ को गाते हैं। लिरिसिज्म इज़ द कोर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ गज़ल। अगर
बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके हैं, बहुत फलसफियाना कोई आपने तसव्वुर बांधा है, लेकिन अगर उसमें लय नहीं है तो वो गज़ल का शेर नहीं बनता। फलसफा बन जाएगा, सोशल साइंस में चले जाइए आप, साइंस का कोई प्रिंसिपल बना दीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन गज़ल का शेर तभी होगा जब वो लफ्ज़ गाएगा और अपने धुरी पर रक्स करने का जो। लेकिन हम करते क्या हैं गज़ल की शायरी में, लफ्ज़ जो है उसको ज़मीन से उठाते हैं और उसमें 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 एक रफ्तार पैदा करते हैं, तो धीरे धीरे वो ज़मीन छोड़ता है। तो जब लफ्ज़ ज़मीन छोड़ता है तो उसके अंदर एक सर्कुलर मूवमेंट शुरू होता है। तो फ्रांस का एक बहुत बड़ा थेरिस्ट था जो पॉल वैलेरी, जो उनका बहुत मशहूर कॉल है कि प्रोज जो आप लिखते हैं वो लीनियर मूवमेंट होता है मीनिंग का। यहाँ से एक चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचानी है, एक बात है जो यहाँ से वहाँ तक पहुँचानी है, वो लीनियर मूवमेंट है, प्रोज करता है काम, करती है वो काम। शायरी में हम घूमते हैं, सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, तो उसमें मानी जो होता है वो एक जगह रुका हुआ नहीं होती, मीनिंग जो है वो सर्कुलेट करती है और मीनिंग इज ऑलवेज फ्लूइड, इट इज़ नॉट सॉलिड। किसी एक जगह लोकेट नहीं कर सकते कि इस शेर में ये मानी हैं जो यहाँ लोकेट हो रहे हैं। तो गज़ल की शायरी जो अब पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थेरी है, जिसमें ख़ास तौर पे ये देरदा के बाद और उसके पहले भी रोना बार्थ वगैरह ने जो बात कही कि अब आप किसी भी शेर में मानी को लोकेट नहीं करते, वो एक फिक्स चीज़ नहीं होती है। और लेकिन वो उससे आगे बढ़ के हमारे यहाँ 1000 साल से ये बात चली आ रही है कि गज़ल के शेर में मानी रक्स करता है। अगर जितनी रक्स की कैफियत होगी इस शेर में मानी की, उतना ही ज़्यादा गहरा शेर होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें परतें होंगी और उसमें इतनी शेड्स होंगे। तो ये एक बुनियादी बात है जो गज़ल के शेर में, वहीं से भी अच्छे और बुरे का फ़र्क भी पैदा हो जाता है कि अच्छा शेर जो हमारे यहाँ अच्छा शेर समझा गया है कि वो शेर अच्छा है जिसमें मानी की ज़्यादा परतें हैं, जो लफ्ज़ों में मर्द नहीं जाता, लफ्ज़ सिर्फ एक ज़ाहिरी एक पर्दा होते हैं, उसके अंदर कितना उतर सकते हैं आप। अब सौदा का शेर है, कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। अब कैफियत चश्म क्या है? अब पहली बात तो ये कि इसमें एक डायलॉग है, कोई दो लोग हैं बात कर रहे हैं, मतलब कैफियत चश्म उसकी आंखों की जो कैफियत है, अब वो एक आदमी कह रहा है, मतलब ये एक कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। अब ये दो लोग बात कर रहे हैं, शराब खाने में बैठे हुए हैं। तो एक किसी ने कहा कि माशूक जो है उसकी आंखों में ऐसा नशा है और ऐसी जादू है। तो अब दूसरा शख्स ये कह रहा है, हो सकता है सौदा साहब हों खुद, या तो जो पहला मिसरा है उसमें कोई कह रहा है सौदा से कि अब सौदा ने कहा होगा भाई उसकी तो बड़ी आंखें बहुत ही जादू हैं, उसमें जो नशा है। तो अब वो उसने सुनते ही कहा कि अरे मुझे तो याद आ गया, उसकी आंखें याद आ गई, अब ये शराब जो हम पी रहे हैं इसके कोई मानी दे रहा है ही नहीं, मैं तो चला। अब कहाँ चला? ये यहाँ जो कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को अब मेरे हाथ से, मुझे सागर में ये शराब का जाम जो है अब मेरे हाथ से लो, मैं चला। अब ये एक एम्बिगुअस टर्म है, मैं चला। अब इसमें कई सवाल पैदा हो रहे हैं, कहाँ चला? अब ये हो सकता है कि वो खुद देखने जा रहा हो कि भाई वो ये तो शराब में कोई नशा ही नहीं है, फिर देख के आऊँ कि उसकी आंखें वैसी ही हैं कि नहीं है, या इसने जो बात अभी कही है उसको वेरीफाई करने के लिए मैं जाऊँ, तो मैं तो चला, अब ये पकड़ो अपना जाम वाम। तो अब ये
दोनों में जो ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट दोनों मिसरों में पैदा हो रहा है और जो एम्बिग्यूटी मैं चला से पैदा हो रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से मानी, बहुत सी कैफियतें, बहुत सी मूवमेंट्स पैदा कर दी हैं। तो अब कोई भी आपसे पूछेगा कि ये शेर कैसा है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा शेर है। सिर्फ क्यों अच्छा शेर है? इसलिए कि इसमें एक ड्रामेटिक इन्वॉल्वमेंट पैदा हो रहा है, जो इसका मंजर है वो बहुत मूवमेंट उसके अंदर बहुत है, और उस एम्बिग्विटी से बहुत से मानी पैदा हो रहे हैं, बहुत सी तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा शेर वही है जिसमें एक से ज़्यादा मानी की गुंजाइश पैदा हो, और दूसरे वो आपके अंदर से गवर्न कर रहा हो। मतलब ये मुशायरों में जब आप शायरी सुनते हैं पॉलिटिकल किस्म की, और या हमारे बच्चे भूखे हैं और गुब्बारे वाला आया तो उसको देख के परेशान हो रहे हैं, तो ये ठीक है, गुब्बारे वाला आया तो उसको पैसे कमाओ, जाके उसको दिलवाओ बच्चे को। अब शायरी, शेर के अंदर ये जो वो एक बहुत महदूद किस्म का अपील है वो, और ये एक अनड्यू एडवांटेज जो है सोशल और इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की, उससे हासिल की जा रही है। तो इस शेर का जो सेंटर है वो शेर के अंदर नहीं है, शेर के बाहर है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के बच्चे भूखे हों और उनको गुब्बारे नहीं मिल रहे हों, तो अगर जिसके बच्चों को गुब्बारा मिल रहा है तो वो उसके लिए बेकार है शेर ये। या इसी तरह के जो पॉलिटिकल और सोशल रेफरेंसेस वाली शायरी है, वो इसलिए बुरी शायरी होती है या कम अच्छी शायरी होती है कि वो गवर्न होती है बाहर से। वो ऐसी जो फ्लक्स है टाइम का, आज वो हालात हैं, कल नहीं होंगे। तो हमारी गज़ल की शायरी जो है वो टाइमलेस शायरी है। इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, कोई जख्म आ रहे हैं किसी को, कहीं मरहम है। तो जब से इंसान बना है तब से ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह कर रहा है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से जुल्म है, कोई मजलूम है। तो ये एक ड्रामे का हिस्सा है। तो अगर आप आज का जुल्म, आज की जो डिप्रिवेशन है, आज की गरीबी और आज की भुखमरी पर अपने आप को कंसिडरेट कर देंगे, तो फिर ये कि आने वाला जो कल है कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे उन्हीं हालात से गुजर रहा हो। तो हम शायरी, गज़ल की शायरी में एक्सटर्नल रियलिटी जो है उस पर नहीं जाते, उसकी डिटेल्स पर नहीं जाते, उसकी जो अक्स पड़ते हैं हमारे अंदर, उसकी जो असरात हम पर पड़ते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। गज़ल की शायरी उन असरात पर बेस होती है। इसीलिए आप देखें, मैं बहुत अक्सर मिसाल देता हूँ मीर तकी मीर की, कि मीर तकी मीर साहब 18वीं सदी में मतलब घूमते रहे, मतलब दरबदरी की हालत में रहे। आज यहाँ एक राजा के साथ हैं, कल दूसरे राजा के साथ हैं, एक नवाब के साथ हैं, जंगों में जा रहे हैं और मार काट देख रहे हैं, लोग ट्राइबल्स के दरमियान सुलह करा रहे हैं, घर टपक रहा है और घर को उठाए फिर रहे हैं। ये सब चीज़ें, मतलब ज़िक्र मीर, उनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसको पढ़िए आप, तो उसमें एक के बाद एक वाक़े चल रहे हैं। शायरी में उनको आपको कहीं भी कोई वाक़या नहीं मिलेगा, जितने भी वाक़े हैं वो सब अंदर के वाक़े हैं। तो इसलिए कि हम आज भी गज़ल की मीर की शायरी को इसलिए हम रिलेट कर पा रहे हैं उससे कि वो सिर्फ अपने ज़माने की शायरी नहीं है, वो इंसानी ज़माने की शायरी है, मटेरियल वर्ड की शायरी, ट्रांसेंडेंट वर्ड की शायरी नहीं है। तो गज़ल की शायरी की बुनियादी तीसरी जो बात है वो है कि ये इट इज सिचुएटेड इन टाइमलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये दो तीन बातें फरद साहब ने जो तमाम बातें की, देखिए उससे एक बात तो ये निकल के आती है कि शायरी बाखबर आदमी का अमल है। मतलब ये कि जो मौजूद मुतहर्रिक आदमी, ज़िंदा आदमी, जिसकी बात फरद साहब ने कहा, और इनकी तमाम गुफ्तगू में आपने देखा होगा कि रोला बार्थ का भी जिक्र आ रहा है, पॉल वेलरी का भी जिक्र आ रहा है, तमाम ऐसे लोगों के हवाले आ रहे हैं कि जिससे इन्होंने एक सिरा तलाश करने की कोशिश की, तमाम बातें जोड़ने की कोशिश की हैं। मुझे भी कई बार ख्याल आता है, अब आप सभी जानते होंगे जैकी चैन बहुत मशहूर हॉलीवुड एक्टर हैं, उनका कोई भी फाइटिंग सीन अगर आपने देखा हो ध्यान से,
तो आप अक्सर पाएंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं आसपास की, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं अपनी तमाम फाइटिंग सीन्स में। कोई सीढ़ी है, किसी तरह का कोई डंडा है, किसी तरह की कोई भी चीज़, मतलब कपड़े हो, पर्दा हो, किसी भी चीज़ का। मुझे भी ये महसूस होता है कि शेर या किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे अब यहाँ मौजूद हैं हम, इस माहौल को बगौर देखने की ज़रूरत है। आप शायरी सिर्फ शायरी के अंदर रह करके समझ नहीं सकते, उसके लिए आपको समाज विज्ञान की भी वाकफियत ज़रूरी है, आपके समाज में जो हलचलें हो रही हैं उसको जानना समझना ज़रूरी है, साइंस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी भी ज़रूरत है, दूसरे उलूम में जो तरक्कियाँ हो रही हैं उसका जानना समझना भी ज़रूरी है, ताकि एक से दूसरा सिरा आप जोड़ सकें और बात आगे बढ़ा सकें। अब जो अतराफ़ है उससे वाकफियत की एक मिसाल आप देखें। कुछ वक्त पहले मैंने एक फ़राख साहब का इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने क्या मदद कर सकती हैं ये चीज़ें जो आस पड़ोस की हैं, उनको जानना हमारा शेर फहमी में क्या मदद कर सकता है, ये बात मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। उद्धव संदेश लेकर के आते हैं, आप जानते होंगे उद्धव संदेश लेकर के आते हैं और गोपियां उनसे कहती हैं कि कहाँ से कढ़े हो। अब ये एक लफ्ज़ है इलाकाई, बिल्कुल कढ़े हो, ठीक है, निकलना या आना के सेंस में जिस तरह से ये बात हो रही है। तमाम अशार हमें ऐसे मिलते हैं कि जहां शायर अपनी जगह से कोई शब्द उठा लेता है और उसको शेर में बरत लेता है। कई बार जब हम बहुत बंधे टके ढर्रे से शेर को समझने की कोशिश करते हैं या बहुत रवां दवां ज़बान हमारी होती है और हम जैसे हिंदी है कदीम, जिस तरह से हम इलाकाई बोलियां और तमाम चीज़ें, जैसे मीर का एक शेर है कि इस वास्ते कांपूं हूं कि है आह निपट सर्द। अब ये माहौल भी देखिए आप कि इस वास्ते कांपूं हूं कि है आह निपट सर्द, ये वायु कलेजे के कहीं पार न होवे। अब मीर साहब इसमें वायु लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह की बहुत सारी कमाल की चीजें की हुई हैं। तो हमें अल्फाज में हम ये मान के बिल्कुल नहीं चलेंगे कि इस स्ट्रक्चर में ये शब्द आ सकता है, ये शब्द नहीं आ सकता है, या ये कहाँ से इन्होंने, वली ने नक्शे चरण का इस्तेमाल किया है। वो उस जमाने में जब हम एक पद्धति थी पूरी, मतरूकात जिसको हम बोलते हैं कि ये शब्द शेर में आएगा, ये शब्द शेर में नहीं आएगा, इस तरह के नासिख और तमाम लोगों ने इस तरह का काम किया है। ये सब उसके पहले का ज़माना था। तो आज के दौर में भी हमें ये बात मानने और जानने और समझने की ज़रूरत है कि जिस भी शेर को हम नुदरत के साथ, जिस भी लफ्ज़ को शेर में बरत सकते हैं, एक तो बरतें, और अगर आया है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखें कि अगर उसने ठीक से उस शब्द को नज़्म कर लिया है। तो अभी फरद साहब ने मीर का जो शेर, सौदा का जो शेर पढ़ा था कि कैफियत चश्म, उसकी मुझे याद है सौदा। अब गालिब ने भी ये काम बहुत किया है। गालिब का एक शेर तुरंत मुझे याद आ गया, उसमें कहता है कि जब मैकदा छुटा फिर क्या जगह की कैद, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानका हो। अब इस पूरे शेर में उसने कहीं नहीं बताया कि वो कौन सा काम कर रहा था मैकदे में, और अगर वो मैकदा छूट गया है तो मस्जिद होने से या मदरसा होने से या खानका होने से क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये उसने कहीं वाज़ेह नहीं किया शेर में। ये आपको सोचना है, ये जो धुंधलापन है ना, कि जिससे एक शीशे के पार का तमाम दिख भी रहा है और तमाम नहीं भी दिख रहा है, ये शेर को बहुत दिलचस्प बनाता है। गालिब यहाँ इस तरह के और भी, अब जैसे एक बहुत सामने का शेर है गालिब का, वो कहता है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर आपने सुना ही होगा। अब इसको इस शेर को अगर गौर से आप देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी, वो कहीं नहीं बता रहा है कि किस चीज़ की खबर होने तक, बिल्कुल वाज़ेह नहीं कर रहा है कि, लेकिन आप सब जानते हैं कि किस चीज़ की खबर होने तक। दूसरी बात ये भी है कि वो शख्स सामने है भी नहीं। अगर वो सामने होता तो मीर ये कहते ही नहीं, गालिब ये कहते ही नहीं कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये एक पूरा सबटेक्स्ट क्रिएट करता है अपने आप में। हो सकता है गालिब किसी बहुत गहरे उसमें माशूक के ख्याल में गुम हो और एक मुकालमा उनको लग रहा हो कि हम एक डायलॉग, अपने आप से एक बातचीत जारी हो रही हो और उसमें ये शेर हुआ हो। दोनों मिसरों में बज़ाहिर एक फासला भी है और बज़ाहिर एक तरह का रब्त भी जुड़ रहा है।
आप में से नाटक कितने लोग पढ़ते हैं, ड्रामा कितने लोग पसंद करते हैं पढ़ना या देखना? बहुत अच्छी तादाद है। नाटक जो है उसमें आप देखेंगे कि, अब एक मिसाल के तौर पर देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए मुझे लगता है बड़ी कारामद बात है। अब जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक डायलॉग उनके बीच हो रहा है, यहां से मान लीजिए हम शुरू करते हैं, जैसे उसने कहा और इतना कहकर किरण कमरे से बाहर चली गई। अब ये एक बात है, आपने किसी नाटक में किसी पन्ने पर यह बात पढ़ी और इतना कहकर किरण कमरे से बाहर चली गई। आप, अब ये आप पे है कि पन्ना पलटते हैं आप या ये सोचते हैं कि किरण बाहर कैसे गई होगी, उसने कुर्सी को पीछे किया होगा, कोई ग्लास था ग्लास उसने हटा दिया होगा, जो टेबल है उसकी शीट खींच दी होगी, या गुस्से में उसने उसको देखा होगा जो सामने शख्स था, कैसे गई है किरण बाहर। तो ये शायरी भी जो तमाम है ना, ये एक बहुत बड़े नाटक का, जिसे आप जिंदगी समझ सकते हैं, बहुत बिखरा हुआ नाटक है, उसका सबटेक्स्ट है, उसको आपको खोलना है। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि तमाम अशार जो मुख्तलिफ जगहों से हम उठा उठा के पढ़ते हैं, उनके बीच में बहुत गैप होता है, उसको कैसे खोलना है, क्या उसके पीछे चल रहा होगा, ये आप जितना गहरा और जितना अच्छा तसव्वुर कर सकते हैं, उतना शेर आपके करीब आता जाएगा। अब शेर, अब मैं जिस तरह से बता रहा था, लफ्ज से दोस्ती बहुत बुनियादी बात है। हम इसमें जाएं कि फॉर्म क्या है या उसकी असनाफ क्या हैं, वो सारी बातें होती रहेंगी। आप बहुत सारे लोग हैं, मुझे लग रहा है वाकिफ भी उन तमाम चीज़ों से, लेकिन जो बुनियादी मसला है किसी भी चीज़ को समझने का, हल करने का, वो ये है कि हमारी अल्फाज से कितनी गहरी दोस्ती है, हम कितना उसके करीब जाते हैं, लुगत कितनी देखते हैं, कितना उससे हम इस्तिफादा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें शेर को समझने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें हमारे काम आने वाली हैं। इसमें देखिए, मैंने जो भी दो तीन चीज़ें बताई थी जो यूनिकनेस है गज़ल की, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो उसका ड्रामेटिक नेचर है। मतलब गज़ल हमारी क्लासिक की शायरी पूरी, जो जिसके बड़े सबसे आखिरी बड़े शायर दाग दहलवी थे, तो 300 साल की ये शायरी जिस तरह से उर्दू में आई है, फारसी से भी बहुत सी चीज़ें ली, तो वो पूरी शायरी ड्रामे के सारे एलिमेंट्स, वो कैरेक्टर्स की ज़बान में बात करती है। कोई भी शेर आप लेंगे तो उसमें आशिक और उसका माशूक, रकीब, अब मैखाना है तो पीर मुगा है, उसका साकी है, और जो रिलेशन है माशिक और आशिक के बीच में उसमें एक कासिद है। ये कैरेक्टर्स हैं जो इश्क से मुतालिक हैं। अब इश्क की जो लव रिलेशंस हैं, इसके साथ साथ एक शहर भी है। अब शहर के अंदर एक वाइज है, एक मजहबी शख्स है जो आपको बताता रहता है कि ये करो ये ना करो। एक मुतसिब है, शराब पीने वालों को कोड़े मारता है, और एक है वाइज है, और एक नासे है, नसीहत करता रहता है, भाई मजनू साहब ज़रा होश में रहो। तो ये कैरेक्टर्स हैं सारे। तो ये पूरी शायरी जो है वो इन कैरेक्टर्स के ज़रिए गुफ्तगू करती है। तो ये एक हर शेर में जो हमारे यहाँ दूसरी बात ये है कि शायर जो है वो उसकी जो दुनिया की समाजी ज़िंदगी है, मतलब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं, लेकिन जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो शेर क्रिएटिंग सेल्फ है, वो उसके लिए तखल्लुस है हमारा, वो गालिब है या असद है। तो शेर जो कह रहा है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब नहीं कह रहे हैं, वो असद कह रहा है या गालिब कह रहा है। तो ये तखल्लुस का जो सिलसिला उर्दू और फ़ारसी शायरी से आया है, जो उसने कमाल किया है, उसकी वजह से हुआ ये है कि हमारी शायरी जो है वो ज़ाती ना हो के गैर ज़ाती, इम्पर्सनल हो गई, ऑब्जेक्टिव पैदा हो गई उसमें। तो अब उसमें ज़ाती जज्बे आपके जो हैं वो एक बैकग्राउंड के तौर पे तो चलते हैं, जो एक लाइफ मोटिव फोर्स के तौर पर, लेकिन उन पर बेस नहीं है वो। तो आपकी बात, जो आपका अपना ज़ाती तजर्बा है ज़िंदगी का, वो तजर्बा जनरलाइज होके सबका तजर्बा बन जाता है। तो ये कमाल उस ड्रामेटिक एलिमेंट की वजह से पैदा होता है गज़ल में, जो उसका बुनियादी कॉन्स्ट्रक्ट है।
अब इसके साथ ही आज के ज़माने में बहुत दिनों से एक बात कही जा रही है कि शायरी पर्सनल एक्सप्रेशंस का नाम है। गज़ल की शायरी दोनों तरह से काम करती है। एक तो ये कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी कितनी होती है आदमी की, और वो एक इंसान जो है वो कितने तजुर्बों से गुज़र सकता है। लेकिन जितने भी लोग हैं वो सब की अपनी यूनिकनेस है, सब जो हैं वो दुनिया को बरत रहे हैं, ज़िंदगी को जी रहे हैं अपने तौर पे। तो एक शख्स कोई लाखों लोगों की ज़िंदगी नहीं जी सकता, लेकिन गज़ल की शायरी में हम लाखों लोगों की ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए जी सकते हैं कि हम गज़ल में अपने आप को उस जगह रखते हैं जहाँ ये ज़ाहरी पर्दा जो हमारे होने का है वो हट जाता है बीच में से, और वी ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट इनटू ह्यूमन लाइव्स। तो हम अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना कोई मल्टीप्लाई करता है उतना ही बड़ा उसके यहाँ जो मंज़र है वो उतना ही बड़ा और इतना फैला होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ देखिए आप, टेक्स्ट जो पोइटिक टेक्स्ट है उसको बनाने का दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते रहे हैं गज़ल में, एक आवर्द और एक आमद। आवर्द के मतलब होता है लाना, लाया जाना, और आमद के मतलब आना, खुद अपनी मर्ज़ी से आना, नेचुरली। तो गज़ल की शायरी में जो कमाल समझा गया है कि गज़ल की शायरी ऐसी आवर्द हो जो आमद बन जाए, ऐसा लाया जाना जो नेचुरल आना हो जाए। इसके मतलब क्या हुए कि फ़न है, शायरी जो है वो एक आर्ट है, और आर्ट जो है वो लफ्ज़ों से बनती है शायरी। तो लफ्ज़ों से जब बनाने के लिए उसके कुछ उसूल हैं, तो वो है कॉन्स्ट्रक्ट, वर्बल कॉन्स्ट्रक्ट है वो। लेकिन उसमें अक्ल आपकी और आपका ज़बान का, आपका शूर और आपका अपना अंदर का जो जज्बों की आग है, वो तीनों चीज़ें जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, इंट्यूशन और रैशनैलिटी, दोनों एक साथ जितनी एक जगह पे आके काम करेंगी उतना ही शेर में बड़ाई पैदा होती, उतनी गहराई पैदा होगी, उतना ही उसका मंजर फैलेगा। तो ये एक धीरे धीरे एक ट्रेनिंग पैदा होती है गज़ल के शायर में कि वो जिस तरह सोचता है वो उसका इंट्यूशन भी बन जाए। तो ये इंट्यूशन और रीज़न का एक सिंथेसाइज करके एक पॉइंट पे आना। तो इसीलिए आप देखें कि बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो एकदम से आपके ऊपर रिवील होते हैं और आपको पता नहीं चलता कि सुबह उठे और एक मिसरा आपके साथ रखा हुआ मिल गया आपकी ज़बान पर। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम बनाते हैं शेर को। तो अब इससे बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें पैदा होती हैं। अब एक तो बहुत से शेर ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बहुत सादा शेर हैं। अब गालिब के शेर बहुत से हैं और बहुत से हमारे यहाँ जो शायर हैं, नासिक हैं या सौदा हैं या ज़ौक़ हैं, उनके बहुत से ऐसे शेर आप पढ़ें जो आपको कहेंगे साहब ये बहुत मुश्किल, हालांकि सहल और मुश्किल दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इसमें हम आपको ज़रा से दो तीन किस्म की शायरी जो हम आमतौर पे हमारे सामने आती है, तो दो ब्रॉड कैटेगराइजेशंस हैं। एक तो है इश्किया शायरी, जो हमारे यहाँ दो, एक मजमून की शायरी और एक इश्किया शायरी। इश्किया शायरी में बहुत शदीद एहसास, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, जिसकी मिसाल हमें सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे मीर के यहाँ मिलती है। और उसके मुकाबले में जो पेचीदा इंटेलेक्चुअलिटी और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस की शायरी है वो गालिब की शायरी। दो एक तरह के हम समझ सकते हैं कि दो पोल्स हैं, हालांकि इन दोनों में एक क्रॉस करंट्स भी हैं। तो एक तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि पढ़ेंगे जब आप शेर पढ़ते हैं तो उसमें बाज़ लफ्ज़ों पर स्ट्रेस देने से वो शेर जो है बिल्कुल बदल जाता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो बहुत मशहूर शेर है मीर तकी मीर का, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब जब हम पढ़ रहे थे वहाँ अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में, तो हमारे प्रोफेसर थे, वो आए
किताब अब मीर को पढ़ना है आज, ये गज़ल निकाल लीजिए, निकाल लिया, अब वो पढ़िए। मैं कहा उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। हो गया मतलब, समझ गए? कहाँ समझ गया साहब कि वो आशिक है, वो दिल का मरज़ है, उसको आज इश्क हो गया है और वो इलाज चल रहा है उसका, लेकिन वो मर गया इसलिए कि अब वो तो मालूम है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तो सामने नज़र आ रहा है शेर। तो हमने कहा यार ये तो इसमें क्या है, तो सपाट सा शेर है, इसमें क्या बहुत बड़ा शेर हो गया ये। तो गौर करते करते एकदम से ही कहा कि साहब ये देखा, अब आप अगर देखा को कहें, देखा, अब वहीं खत्म, मतलब शेर बिल्कुल तब्दील हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। पहला काम तो यहां दो कैरेक्टर आ गए सामने, दो आदमी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अब पहले कोई नहीं था। तो देखा पर स्ट्रेस देने से एक शख्स कह रहा है, अपना विपता बयान कर रहा है कि भाई सब कुछ बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन सारी कोशिश उल्टी चली गई, नाकाम हो गई और कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हम कहते थे पहले, हमने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, तो ये मरज़ ही ऐसा है जो लाइलाज है। तो ये जो मुकालमा पैदा हुआ, डायलॉग पैदा हुआ, ये असल शायरी की बुनियाद है। अब वहाँ पर इतना मूवमेंट पैदा हो गया इस शेर में कि आप उस पर सोचते रहें। अब एक तो ये अब यहाँ स्ट्रेस से ये बात आ गई। अब दूसरा एक अनवर दहलवी का एक शेर है। अब वो मेरे ख्याल से हमारे शायरी में, गज़ल की शायरी में जो बेहतरीन ड्रामेटिक एलिमेंट जिन शेरों में है, वो उसमें एक शेर है, न मैं समझा न आप आए कहीं से, पसीना पोंछिए अपनी जबीं से। अब देखिए कितने काम इसमें हो रहे हैं। इसमें एक मतलब एक हमारी कन्वेंशन जो है गज़ल की शायरी में कि महबूब जो है वो हर जाई है, वो आशिक के पास तो कम आता है और रकीक के पास ज़्यादा जाता है। तो ये एक चीज़ रस्म है माशूक के बारे में। तब वो अचानक आशिक के घर में आ जाता है। अब उसके यहाँ शर्मिंदा भी है कि साहब इसको पता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो अब इसमें कहीं कमिट नहीं कर रहा है कोई, हर मिसरे में आपकी वो आया हुआ है, अब शर्मिंदा है, वही समझ रहा है कि ये जानता है कि कहाँ से आ रहे हैं, रकीब के घर से आ रहे हैं। तो न मैं समझा ना आप आए कहीं से, तो भूल जाइए कि हम नहीं जानते कहाँ से आ रहे हैं। पसीना पोंछिए अपनी जबीं से। अब ये लफ्ज़ पसीना पोंछने से ये सारा पूरा जो माहौल बनाया है, उस ड्रामा सीन क्रिएट किया है कि पसीना क्यों आ रहा है, ये बेकार है। हम तो ना हम जानते ही नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, हम समझते ही नहीं है, तो आप ना परेशान हो ना हम परेशान हो। तो ये गज़ल के शेर में इसमें जो लफ्ज़ों और मानी के दरमियान ज़रा सा गैप छोड़ दिया जाता है, जैसे हमने इबहाम कहा जाता था पहले, या मुक़द्दर छोड़ देना मिसरे को, तो इससे एक हरकत पैदा हो जाती है और पूरा एक ड्रामेटिक सीन सिचुएशन पैदा हो जाती है। जैसे हम फिल्म लिखते हैं तो उसमें फिल्म लिखते हैं, पहले एक डिस्क्रिप्शन होता है सीन का कि वो रामू बाहर से आया और उसके हाथ में ये था और ये यहाँ बैठा और फिर ये बोलना शुरू कर दिया। ये इसी मजमून की शायरी हमारे यहाँ जो है कि हमारी गज़ल की शायरी में कुछ मजमून है कि माशूक का जालिम होना, या आशिक जो है उसका रातों को रोना, रात अब और परेशान होना, फिर दीवाना हो जाना, और दीवाना होने के बाद सहराओं की तरफ और दश्त की तरफ निकल जाना। ये कुछ चीज़ें हैं जो मज़ामीन हैं जिसमें एक सिचुएशंस हैं, जैसे सीन होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन होता है, उसी से आप नए नए मानी निकालते हैं हमारे शोरा ने। तो ये एक तरफ पूरा सिलसिला है। तो इसमें अच्छा दूसरी जो तरह की शायरी है वो बहुत एक जैसे बहुत गहरी सांस लेके छोड़ी जाए। अभी मीर के यहाँ इस तरह के शेर जो हैं वो
याद उसकी इतनी खूब नहीं, मीर बाजा नादान, फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। अब इसमें एक एक लफ्ज को आप जितना, जहां तक वो जा रहा है, जितनी लेंथ है उसकी, मीर याद उसकी इतनी खूब नहीं, मीर बाजा नादान, फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। तो ये जो बॉडी मॉड्यूलेशन है वॉइस की, वो उससे मंजर ही बदलता है और उसमें पहलू ही पैदा होते हैं शेर में। अब हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, किसू और किसी, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। अब ये कोई भी मतलब बहुत संगदिल लोग, हम जो ज़्यादातर लोग संगदिल होते हैं हम लोग, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत कम पिघलता है दिल, इसलिए दुनिया में ऐसा फंसे रहते हैं कि उसमें पानी वानी होता नहीं हुआ। लेकिन अब ये इस शेर को समझने, मतलब समझना नहीं है इसमें कुछ, इसमें समझने को कुछ है ही नहीं। मतलब इस तरह के सारे शेर जो इसमें मानी वानी बहुत पीछे हैं, असल चीज़ जो है वो इसकी कैफियत है एहसास करने की। दिले सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। इसी तरह का और शेर मीर ने कहा है कि कुछ तौर इश्क से हम तो वाकिफ नहीं हैं, लेकिन सीने में जैसे कोई दिल को मला करे है, जैसे आटे को ऐसे करते हैं और मल रहा है। तो अब मसला ये होता है कि मीर के अक्सर ये कहा गया है कि तुम शेर समझ नहीं सकते इसलिए कि सरसरी गुजर जाते हो। लेकिन होता ही, हम लोगों ने मतलब मोहब्बत वैसा भी अपनी कर लेते हैं, जवानी में कर लेते हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, फिर वो मामूल पे आ जाता है वो। लेकिन इश्क जिसे कहते हैं वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप आम जिंदगी भी गुजारते रहें और इश्क भी करते रहें, जला के खाक कर देता है। पर एक शोला, एक चिंगारी पड़ जाए तो वो ठीक है। तो इश्क जो है, अब ये यहाँ पर जो इश्क है वो ऑल कंज्यूमिंग इमोशन है, तो ऐसा फर्जरी वाला नहीं है। तो इसमें तो पहले ये होता था कि देखा एक अपने माशूक को और उसके हुस्न फौरन बेहोश हो गए, खड़े नहीं सकते भाई। वो मतलब ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा हुस्न आपके सामने आ जाए और नॉर्मल रहें आप, तो लानत है ऐसे हुस्न पर भी और ऐसे आशिक पर। कैसे रह सकता है भाई, आदमी रह नहीं सकता, आप होश में नहीं रह सकते। तो ये सारी शायरी जो है ख़ास तौर पे मीर तकी मीर के यहाँ जो है वो इस तरह से जैसे अपने आप पर कोई चीज़ रिवील हो रही, जैसे कोई आसमानी किताब आपके ऊपर रिवील की जा रही है, इल्हाम की जा रही है, उस तरह से उतरता है वो जज्बा, वो कुव्वत बनकर। तो उसको आप जब तक उस जैसे नहीं बनेंगे तब तक आप वो आपके ऊपर वारिद नहीं होगा, आएगा नहीं आपके, आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे उसके मानी को। अब दो अलग अलग तरह के शेर। अब एक देखिए, ये जो मोहलत जिसे कहे हैं उम्र, देखो तो इंतजार सा है कुछ, मीर ताकि मीर का शेर है। ये जो मोहलत जिसे कहे हैं उम्र, अब देखो तो जो है यहाँ पर, अब वो क्या मतलब मजमे में खड़ा होकर सबसे कह रहा है, अकेले में बात नहीं कर रहा है, इसमें अकेले में भी कह रहा है, तो वहां पे बहुत से लोग साथ में उसके हैं। देखो तो इंतजार सा है कुछ। अब इसके मुकाबले में गालिब का लहजा देखिए आप, वो फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में खुदा, अफसून इंतजार जादू, अफसून इंतजार तमन्ना कहें जिसे। अब ये दोनों का लहजा, मतलब ये कहाँ, दोनों शेर जो हैं वो इंतज़ार बुनियादी चीज़ है उसमें, लेकिन वो आदमी जो मीर है वो कह रहा है बिल्कुल
आपको अपने आप को पानी करके कह रहा है। गालिब के यहाँ जो इंटेलेक्चुअल घनगरज के साथ कह रहा है, तो ये बहुत बुनियादी फर्क जो मोटा मोटा सा नजर आता है। अब ये देखिए, लेते ही नाम उसका सोते से चौंक उठे, है खैर मीर साहब कुछ तुमने ख्वाब देखा। अब कैसी मतलब कैफियत देखिए आप कि बार बार मतलब ख्वाब में चौंक रहा है। अब कोई साहब हैं मतलब वो ढारस दिलाने के लिए उसके साथ रहते हैं कि ऐसे नहीं कि भाग खड़ा हो कहीं जंगल की तरफ चला जाए। लेकिन हमारा आशिक जो ये क्लासिक की शायरी में हर वक्त तैयार रहता है जंगल की तरफ जाने के। लेकिन शहर जो है वो घबराता है। एक बहुत से सेमिनल शेर कहे गए हैं फारसी में, उसमें एक बहुत सेमिनल शेर है, उससे खुलता है पूरी मतलब ये क्यों भागता है हमारा आशिक जो है वो जंगल की तरफ क्यों भागता है। माओ मजनू हम सफ़र बूदेम दर मैदान इश्क, ऊ बसहरा रफ्तो मन बा कूचा हा रुसवा शुदेम। मतलब ये कि मैं और मजनू दोनों एक ही मैदान में साथ चल रहे थे और मैदान एक सफ़र एक साथ कर रहे थे इश्क का, लेकिन वो सहरा की तरफ चला गया, मैं शहर की गलियों में बदनाम होता फिर रहा हूँ। तो ये जो पोलैरिटी बाइनरी ये पोजीशन गज़ल की शायरी में हमेशा से रही है कि शहर जो है वो मेटाफर है दुनियादारी का, दुनियाई बंधनों में फंसे होने का, लालच का, पैसे कमा रहे हैं और कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खूब शादियां कर रहे हैं। तो ये सब शहर है। सहरा क्या है? अपने अंदर की वीरानी, अपने अंदर की खामोशी, अपने अंदर की जो बेपनाह वसअत है मानी की, उसमें रहना। तो ये वही इसलिए भागता है वो आशिक जो है वो, जब हम इश्क जब आ गया उसकी चिंगारी पड़ गई तो आप तो बदल गए बिल्कुल। आपके यहाँ इतना बड़ा आसमान पैदा हो गया कि वो ज़मीन नाकाफ़ी हो जाती है उसके लिए, तो वो ज़मीन छोड़ के भी भागता है। वो जंगल जो है वो उसका आसमान है आशिक का। तो एक तो ये, अब इतनी प्यारी जो बातें मीर के यहाँ हैं कि हम फ़कीरों से कज अदाई क्या, आन बैठे जो तुमने प्यार किया। अब कोई लड़ाई हो गई तो हो गई, तो हम तो तुम्हारे सुपुर्द हो चुके, हवाले कर दिया अपने आप को। अब जब भी बुला लोगे हम ऐसे ही आ जाएंगे, हम तो वैसे ही के वैसे हैं। तो ये जो कैफियत हैं, ये जब तक कोई उस घर में जाके बसेगा नहीं, उस गज़ल के घर में, तब तक वो अपने आप को रोशन नहीं करेगी, आपके ऊपर खोलेगी नहीं अपने आप को। तो पहली शर्त तो ये है कि आप मतलब कोई भी शायर गज़ल से अगर थोड़ा सा अपने आप को समझना चाहता है, अपने आप को रिवील करना चाहता है, लेकिन हर आदमी के अंदर एम्बेडेड होते हैं हज़ारों और लाखों ज़िंदगी की कैफियतें और वो सब मौजूद होती हैं। सिर्फ उनको ट्रिगर चाहिए होता है। ये गज़ल के शेर करते क्या हैं? गज़ल के शेर हमारे अंदर जो हम मुर्दा पड़े हुए हैं तरह तरह से, उनको ज़िंदा करता है। वो शेर जो है आपके अंदर बहुत सी ज़िंदगियाँ, बहुत सी हसरतें ज़िंदा रहने की, बहुत से काम जो हम नहीं कर सकते न कर सकते हैं, जो करना चाहते थे, वो सारे काम, वो सारी लड़ाइयाँ, वो सारी खुशियाँ, वो सारी जंगें हम जीतते हैं इस शेर के अंदर। वो आपके अंदर आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को जिंदा कर देता है। अब थोड़ा सा हम वो ख्यालबंदी की एक शायरी, जैसे गालिब ने जिसको याद किया, अब उसमें पेचीदगी बहुत। अब 2-3 शेर मैंने जैसे आपको गालिब के, रग संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता। अब देखिए, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। अब क्या क्या है इसमें? 4 इसमें की वर्ड्स हैं इस दोनों शेरों में। अब ये भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि हर शेर में
दो तरह के लफ्ज़ होते हैं, एक फंक्शनल लफ्ज़ होते हैं, एक स्ट्रक्चरल लफ्ज़ होते हैं। तो दो तीन लफ्ज़ ऐसे हैं जो फंक्शनल हैं, जो दे प्ले द सेंट्रल रोल, मोटिवेशनल और डायनेमिक रोल इन क्रिएटिंग दैट टेक्स्ट। तो पत्थर की रग, अब वो एक कंसीव कीजिए पत्थर की रग क्या है। रगे संग से टपकता वो लहू कहाँ से आ गया? रंग पत्थर में से रगे संग से टपकता वो लहू की फिर न थमता। अब शरार इसमें आ रहा है, शरार में चिंगारी होता है। तो अभी किस तरह से सोच रहा है शायर कि पत्थर में आग होती है, चिंगारियां होती हैं। तो पत्थर के अंदर जो चिंगारी है वो उसी तरह से है जिस तरह हमारे दिल में गम है। अगर गम दिल जिसे गम है, अगर वो चिंगारी होता तो फिर पत्थर में से खून टपकने लगता। तो ये जो ट्रांसफरेंस ऑफ एपिथेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एक कैफियत की सिफत जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको दूसरे पर ट्रांसफ़र करना, ये गालिब ने बहुत किया है। अब देखिए, रहा आबाद आलम अहले हिम्मत के न होने से, भरे हैं जिस कदर जामो सुबह मैखाना खाली है। कैसे? मतलब एक मैखाना है, उसमें सब लोग बैठे शराब पी रहे हैं और जाम रखे हुए हैं, जाम भरे हुए हैं। अब गालिब ये कह रहे हैं कि जितने भी जाम भरे हुए हैं उतना ही मैखाना खाली है। आबाद मतलब अगर अहले हिम्मत होते, अगर वहां शराब पीने वाले होते तो शराब सारे जाम खाली होते और मैखाना भरा होता। तो जामों के भरे होने के मतलब ये हैं कि पीने वाला कोई नहीं है। मतलब ये देखें आप, ये गालिब का जो डायलेक्टिक्स है सोचने की, कि दुनिया में आबादी जो है इसी वजह से है कि इसमें अहले हिम्मत है ही नहीं। अगर अहले हिम्मत होंगे तो फिर इतनी मार काट होगी कि कोई बचे बाकी नहीं बचेगा। तो ये एक जो बाइनरीज का जो प्ले गालिब के यहाँ मिलता है, वो एक दूसरी तरह का टेक्स्ट बनता है। अब ये देखिए, मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की, हयोला बर्क के खिरमन का है खूने गर्म दहका का। अब ये कॉम्प्लेक्स तो लग रहा है शेर, आप इसको खोलेंगे जब आप, कि मेरी जो बनावट है, मेरी बनावट में, कॉन्स्ट्रक्शन ही में कोई चीज़ ख़राब है, कोई ख़राबी उसमें मिली हुई है। क्यों? अब ये हयोला होते हैं, हयोला जो एक असल जो कैफियत है किसी चीज़ की, कि बर के खिरमन जो खलिहान में जो बिजली गिरती है जिससे सारा अनाज सारा जल जाता है, तो वो जो बिजली गिरती है उसकी जो असल है वो इन किसान के खून गर्म में है। मतलब किसान का खून जो है, उसकी गर्मी और उसकी ख्वाहिशों की जो तेज़ी है, वो खुद वो बिजली है जो उसके खलिहान को जला के खा कर देती है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कि खुद एक ही चीज़ में उसकी नफ़ी का भी होना, तो यहाँ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों एक साथ। और ये जो ख्यालबंदी का बेहतरीन शेर जो आप हमारे सब के लिए है और हमें हिम्मत देता है, मैं कम से कम मुझे बहुत हिम्मत देता है, कि गम नहीं होता है आज़ादों को बेशज़ यक नफस, बर्क़ से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना हम। आज़ादों एक बहुत एक बुनियादी लफ्ज़ है इसमें। आज़ाद ऐसे लोग जो सारे बंधनों से आज़ाद हों, जिनके यहाँ ना कोई दुनिया का कोई लालच, कोई हासिल करना कुछ, ना खुदा है, ना बुत हैं, ना मैखाना है, ना बुतकदा है, ना मस्जिद है, ना मंदिर है, सारे मेटाफिजिकल सारी जो वो हैं उनसे बंधनों से आज़ाद, वो आज़ादों, ऐसे लोग जो आज़ाद हों।
तो ऐसे लोगों को एक सांस से ज़्यादा, एक पल से ज़्यादा गम नहीं होता किसी चीज़ का, किसी चीज़ के खोने का या जाने का। इसलिए कि हमारा जो मातम कदा है, उसकी जो शम्मा है, वो हम उस बिजली से जलाते हैं जिससे हमारा घर बर्बाद हो जाता है। तो ये शेर जो है वही इसका कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह से हुआ है बिल्कुल, कि कोई भी चीज़ दुनिया में वो अपने अंदर उसका उल्टा भी मौजूद है। तो गज़ल की पूरी शायरी जो है वो बाइनरी अपोजिशंस पर, मतलब कोई दुनिया की शायरी जो है वो ऐसी नहीं है जो सिर्फ प्रिसाइजली इज कंसंट्रेटेड एंड लोकेटेड ऑन दैट प्ले ऑफ बाइनरी अपोजिशंस। अंधेरे के साथ उजाला दुनिया में बनाई ही गई है जोड़ों में, ये मुतज़ाद जोड़ों में बनाई गई है, मतलब हर चीज़ जो है उसका उल्टा मौजूद है। तो आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं दुनिया में, वो जो कुछ आपके सामने है उससे बहुत ज़्यादा उसके पीछे है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो शायर का करता, मीर तकी मीर यही करता है, सरसरी तुम जहान से गुजरे वह हर ना जहान दीगर था। हर जगह उसका एक दूसरी दुनिया मौजूद है, हर लफ्ज़ के साथ, हर जर्रे के साथ, हर मंजर के साथ उसका उल्टा, उसका बरक्स ही मौजूद है। तो हम जो गज़ल की शायरी में देखते हैं कि हमारी गिरहें खुलती हैं। हम अगर किसी एक सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं तो हम गमज़दा हैं, बैठे हुए हैं कि साहब अब कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, अब आखिरी मंजिल आ गई है। लेकिन वो शेर आपको बताएगा कि उसी जगह जहाँ आप दुनिया सारी हिम्मतें हार के बैठे हुए हैं, वहीं पे उम्मीद का एक बहुत बड़ी दुनिया चल रही है साथ में। सिर्फ आप थोड़ा सा आपको स्विच ओवर करना है उस तरफ। तो इस दुनिया में हर वक्त नाउमीदी अगर चल रही है तो उम्मीद भी चल रही है। अगर सूरज निकला हुआ है तो उधर अंधेरा भी है, अंधेरा है तो सूरज भी निकला हुआ है, कहीं सूरज निकल रहा है, कहीं डूब रहा है। तो ये गज़ल की शायरी हमारी जो है वो इन दोनों अपोजिट्स को एक साथ लेके चलती है, तो हम कभी भी ट्रैप नहीं होते किसी एक। तो ये अब मैं आपसे थोड़ा सा कहिए, आप थोड़ा इसमें और इसको एलैबोरेट कीजिए थोड़ा। बस मुख्तसर दो एक बातें इसके बाद में ज़रूर रह जाती हैं, वो करते हैं, उसके बाद अगर आपके कोई सवाल रहेंगे। एक बुनियादी बात तो ये भी है कि शेर के मानी कई बार शेर से बाहर होते हैं। ये भी होता है कि जो पराया हमारे सामने है उसके जो मतलब, शेर का सारा मतलब शेर से बाहर होता है। एक बार एक शेर के एक से ज़्यादा मतलब भी होते हैं कई बार। और ये काफ़ी मुताले के बाद, दिमाग और सारी चीज़ों एक अमल के बाद आप समझ पाते हैं कि इसको कैसे खोलना है, किस तरह से इसकी तफहीम होगी। अब मिसाल के तौर पर एक आपने ज़रूर सुना होगा, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, आपने सुना होगा कबीर। अब इसमें जग के अलावा कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो अपने असल जो लुग़वी मानी है उसके उसमें इस्तेमाल हुआ हो। न हंस है, न उड़ जाना है, न दर्शन और न मेला। ये सारी चीज़ें आपके सेंस पर डिपेंड करती हैं कि इसको आप किस तरह समझने की कोशिश करते हैं, कैसे, क्योंकि हंस क्या चीज़ है, उसका उड़ना क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक मजमूई तौर पर हमें देखना। अब अकबर इलाहाबादी का बहुत मशहूर शेर है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का ख़रीदार नहीं हूँ, तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। ये जो बाज़ार है ये आपको समझना पड़ेगा कि ये वो बाज़ार नहीं है जो हमारे और आपके आसपास का है, और शायद ये हो भी। तो कई बार जो शेर हम पढ़ रहे होते हैं वो बिल्कुल छिटक करके उसके अर्थ बाहर निकले होते हैं। हमें ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम सरसरी गुजर जाएं उससे। फिर जैसा हमने कहा कि शेर का एक से ज़्यादा मतलब भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक मैं उदाहरण देता हूँ, उसके बाद आपका अगर कोई सवाल रहेगा। आजिज़ मातवी साहब का एक शेर है कि डुबो कर मेरी कश्ती मुस्तकिल बेचैनियाँ ले लीं, ये मौजें हश्र तक साहिल से टकराएंगी सर अपना। अब इस शेर में आप देखें एक तरह का कर्ज तो है ही है, मतलब आपको समझ में आएगा कि ठीक है ये मौजें जो हैं हश्र तक साहिल से अपना सर फोड़ेंगी, इन्होंने मेरी कश्ती डुबोई है साहब। एक तो ये बात समझ में आती है अगर आप देखें। दूसरी बात आपको ये भी समझ में आएगी अगर आप
थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें एक तरह का कंपैशन भी है कि ये बेचारी कश्तियाँ, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, चलो हमारी तो जो इन्होंने ये जो लहरें हैं इन्होंने हमारी कश्ती डुबो दी, अब ये ज़मानों तक इस साहिल पर अपना सर जो है फोड़ती रहेंगी। तो होता क्या है कि एक ही टेक्स्ट को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार अलग अलग जावियों से हमें उस तक आना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों को देख करके गौर करना पड़ता है, तब हम उस शेर तक पहुंच पाते हैं। अब हमारे यहाँ ये एक चीज़ मैं बता दूं, ये 2-3 शेर उसमें मज़ेदार भी शेर हैं वो, और उसमें एक खेल भी खेला गया है। हमारे यहाँ एक बड़ी शायरी है जो जिसे हम कहते हैं रियायत लफ्ज़ी की शायरी, कि इसमें लफ्ज़ जो हैं वो इस तरह से बढ़ते जाते हैं कि वो उनके जो ज़ाहिरी मानी हैं उनके दरमियान एक रब नज़र आए और एक मज़ा पैदा हो। दूसरी बात ये कि हमारी शायरी में कुछ तो शेर ऐसे, ज़्यादातर शेर ऐसे कहे गए हैं जो गहरे, मतलब गहरे महसूस करने वाले दिल दिमाग, जो बड़े दिमाग और खुले हुए दिमाग उनके लिए, तो कुछ हल्के दिमाग वालों के लिए भी शेर कहे गए हैं। मतलब ये हुआ है कि मतलब जो नहीं समझ सकते शायरी वायरी और जो मतलब काम चलाऊ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मामला। तो ये ज़ौक़ के देखिए शेर रियायत लफ्ज़ी के। अब आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवां ही रहा। अब ये लफ्ज़ों कैसे हो रहा है कि आदमियत और हैवां इनकी रियायत। अब तोता जो है उसको पढ़ाओ तो वैसे ही जैसा पढ़ाओ वैसे बोल देता है। तो अब इल्म, अभी कह रहे हैं कि आदमियत अलग चीज़ है, इल्म अलग चीज़ है। तो अगर तोता जो है वो कितना भी पढ़ाओ उसको, आदमी नहीं बन सकता, वो जानवर ही रहेगा। अब ये देखिए कि बोसा जो रुख का देता नहीं लब का दीजिए, बोसा जो रुख का देते नहीं लब का दीजिए, ये है मसल कि फूल नहीं पंखुड़ी सही। बोसा जो रुख का देते नहीं लब का दीजिए, ये है मसल की फूल नहीं पंखुड़ी सही। अभी देखिए कैसे, मतलब फूल, चेहरा, पंखुड़ी और होंठ। अब ये देखिए, हक ने तुझको एक ज़बान दी और दिए हैं कान दो। खुदा ने एक ज़बान एक दी है, कान दो दिए हैं। इसके ये मानी कहे एक और सुने इंसान दो। अब बज़ाहिर मतलब इसमें कोई, मतलब ये जो जैसे हमारे यहाँ हिंदी में दोहे हैं, जैसे नीत के दोहे कहा जाता है कि इसमें कुछ हिकमत की बात है, तो इसमें बहुत ऐसा नहीं कि जनरल ऑब्जर्वेशन है, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है कि एक कहे एक और सुने इंसान दो। अभी देखिए, तवाज़ो का तरीक़ा साहिबो पूछो सुराही से। खातिर करने का किसी की, आवभगत करने का तवाज़ो का तरीक़ा साहिबो सीखो सुराही से, कि जारी फैज़ भी है और झुकी जाती है गर्दन भी। मतलब बिल्कुल सामने की ऑब्जर्वेशंस जो हैं कि सुराही में ऐसी गर्दन होती है, तो अब वो पानी जैसे निकल गर्दन भी झुकी जा रही है। आपके यहाँ आजिज़ी भी है, इनकिसार भी है और भलाई भी हो रही है। अब इसमें एक बड़ा मज़ेदार शेर है कि हमारे यहाँ आँखों को बादाम से उसकी सिमली तशबीह दी जाती थी। तो ज़ौक़ साहब ये कहते हैं कि बादाम दो जो भेजे हैं बटुए में डाल के, ईमा ये है कि भेज दो आंखें निकाल के। बादाम जो भेजे हैं बटुए में डाल के, ईमा ये है कि भेज दे आंखें निकाल के। अब ये नासिक बहुत बड़े हमारे लखनऊ के, मतलब लखनवी शायरी की जो पहचान अलग बनी है, उसमें नासिक बहुत बड़े शायर थे। अब हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गए हैं, लेकिन उनके यहाँ एक शायरी की एक ख़ास जो शेर कहने का और बनाने का जो एक ख़ास स्टाइल है, वो आज भी बहुत कुछ उसमें ऐसा है जो जिससे कुछ सीखा जा सकता है। अब ये नासिर साहब कहते हैं, जुस्तजू करनी
हर एक अम्र में नादानी है। हर बात में तलाश वाश करना जो है नादानी है। तो जुस्तजू करनी हर एक अम्र में नादानी है, जो कि पेशानी पे लिखी है वो पेश आनी है। और इसमें ये वो भी है, यमक भी है, पेशानी और पेश आनी। हमारे यहाँ ईहाम कहा जाता है, हिंदी में बहुत से अलंकार हैं, श्लेष है और यमक है। और इस तरह गया वो छोड़कर रास्ते में मुझको, अब उसका नक्श पा है और मैं हूं, उसको लिए बैठे हुए। अब दिल सियाह है, बाल हैं सब अपने पीरी में सफेद। दिल सियाह है, बाल हैं सब अपने पीरी में सफेद, घर के अंदर है अंधेरा और बाहर चांदनी। तो हमारे बच्चे जो है शायरी जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये नासिक को या ज़ौक़ के इन शेरों को अपना आइडियल बनाएं, लेकिन इससे कम से कम ये पता चलता है आपको कि लफ्ज़ जो है वो एक ख़ानदान के लफ्ज़ कहाँ कैसे कैसे बढ़ते जाएं। मतलब लफ्ज़ हमारी शायरी में उनके ख़ानदान होते हैं। तो एक शेर में एक ही तरह के जब लफ्ज़ बढ़ते जाते हैं तो वो मानी को एक्सटेंड करते हैं, एक का हाथ पकड़ के दूसरे के मानी के हाथ में भी तीसरे, तो इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा मंजर। तो ये एक घर के अंदर अंधेरा है, बाहर चांदनी। अब ये दिल में स्याही होना और बाल सफ़ेद होना, ये दोनों चीज़ें तीनों चारों कलीदी लफ्ज़ जो हैं इसके, वो मिल के एक पूरा। किस तरह छोड़ूं यकायक तेरे बालों का ख्याल, एक मुद्दत के ये काले नाग हैं पाले हुए। अब ये तशबीह देते हैं जुल्फ जो है वो नागों की तरह है, तब एक मुद्दत से अब काले नाग पाले हुए हैं, एकदम से किस तरह छोड़ूं यकायक तेरे बालों का ख्याल। अब ये बड़ा मज़ेदार शेर है कि हो गया जर्द पड़ी जिस पे हसीनों की नज़र, मतलब भी हसीनों की नज़र पड़ी, इश्क हो गया और इश्क में चेहरा पीला पड़ गया, बीमार हो गए। हो गया जर्द पड़ी जब से हसीनों की नज़र, ये अजब फूल हैं तासीर ख़ज़ां रखते हैं। ये अजब फूल हैं तासीर ख़ज़ां रखते हैं। तो ये एक दूसरी किस्म की शायरी जो बहुत है हमारे यहाँ। तो बाद में फिर ये इस शायरी को दाग ने बहुत दूर तक फैलाया। अमीर मिनाई और जलील मानकपुरी और इन सारे बहुत से शायरा ने इस तरह के शेर कहे हैं। तो अब ये मालूम ये हुआ कि नहीं कि इतने तरह के टेक्स्ट हैं शायरी के, और उनके सब के अपने उनको टेक्स्ट को बनाने के तरीके अलग अलग हैं। और उसमें बुनियादी बात जो है वो ये है कि आप शेर में जितने भी लफ्ज़ हों वो उनकी जो सारी एनर्जीज़ हैं वो कंसंट्रेट हों एक सेंटर की तरफ। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटलिटी ऑफ फोर्सेस, कि अगर कोई भी शेर उसके मानी सेंटर से बाहर जा रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो सबसे मतलब शेर जितना भी आप जितनी भी फोर्सेस शायरी की, जितने लफ्ज़ों की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगी, वो सेंट्रीपिटल जितनी होंगी उतना ही ज़्यादा शेर के अंदर मानी पैदा होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो अब हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बकवास सुनने के लिए 1.5 घंटे। और अगर कुछ थोड़ा बहुत अच्छी बातें हो गई हों तो उसे याद भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।